हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ लिया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है और जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी सीरीज होती हैं, उनको याद करने की ट्रिक हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखो, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपका 100% HBSC या फिर CBSE एग्जाम बोर्ड में बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये बताओ कि वो हार्डनेस करैक्टर क्यों शो करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उनकी कैसे वेरी करती हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करती हैं, वो क्यों लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, वो कैटालिटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं। तो इसी तरीके से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लगभग 13 से 14 टाइप की हैं। तो ये समझ के चलो कि 13 से 14 प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो उनमें से 13 से 14 क्वेश्चंस तो आपके फिक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो है हमारी हार्डनेस को लेकर भाई, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हार्डनेस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, आखिर क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड नेचर के होते हैं, ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम जनरल व्यू में हम लेके चल लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज को ले लेते हैं। 3D सीरीज को हमने याद करने की ट्रिक बताई हुई है अपने पहले लेक्चर में, तो आप वो देख सकते हैं। क्या थी हमारी 3D सीरीज? हमारी थी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये थी हमारी 3D सीरीज जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? 21 एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक ये जाती है। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो इसकी जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? d में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। इसमें कितने आ रहे थे? इसमें 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। वेनेडियम में 3 आ रहे थे। क्रोमियम में 5 आ रहे थे। हमने बताया भी था कि क्रोमियम क्या था? एक्सेप्शन केस था। मैंगनीज में कितने थे? मैंगनीज में 5 आ रहे थे। आयरन में 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। इसमें कितने आ रहे थे? इसमें 7 आ रहे थे। इसमें 8 आ रहे थे। और कॉपर में कितने आ रहे थे? कॉपर में 10 आ रहे थे और जिंक में भी 10 आ रहे थे। तो कॉपर में हमने बताया था कि कॉपर और क्रोमियम क्या रहता है? एक्सेप्शन वाला आपका केस रहता है और इन्हीं में से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी पूछी जाती है। तो अब देखो, यहाँ से जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। क्या होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ से हम समझते हैं कि d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं भाई, 2, 3, 4 और 5। तो अगर मैं इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरूं तो ये अनपेयर्ड की फॉर्म में है ना, अलग है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 2 भरूं तो भी अनपेयर्ड है, 3 भरूं तो भी अनपेयर्ड है, 4 भरूं तो भी अनपेयर्ड है और 5 भरूं तो भी अनपेयर्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इनकी पेयरिंग करवाना शुरू करता हूं, देखो अब कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए? 4 रह गए। जैसे ही मैं छठा इलेक्ट्रॉन भरा यानी D6 के ऊपर पहुंचा मैं तब, तो जब तक मैं 5 भर रहा था तब तक क्या हो रहा था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे। तो स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जैसे ही हम जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। और जैसे ही हम आयरन से कॉपर की तरफ जाते हैं या जिंक की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। देखो जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आया यानी D6 आया, ये पेयरिंग हो गई। D7 आया, फिर पेयरिंग हो गई। 8 आया, फिर पेयरिंग। 9 आया, फिर पेयरिंग और 10 आ गया, फिर से पेयरिंग हो गई। तो जैसे ही हम आयरन से किसकी तरफ जाते हैं? जिंक की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब देखो, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं यानी डी के अंदर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मान के चलते हैं कि दूसरा मेटल जो आएगा इसके पास में, उसके पास में भी क्या होंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों ही आके क्या कर लेंगे? आपस में पेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम से समझते हैं। देखो जैसे ये मेटल है मेरे पास में, इसका d ऑर्बिटल खाली है, इसका d ऑर्बिटल खाली है और इसके पास में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दूसरा मेटल आया और इसके पास में भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से है, ठीक है। ये मैंने d ऑर्बिटल बना लिए। अब ये वाले ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, देखो ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर लेता है,
ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर लेता है, तो क्या बन जाता है, मेटल मेटल बॉन्ड बन जाता है। ये बन गया मेटल मेटल बॉन्ड। तो जैसे ही हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इंक्रीजेज। और जब हम आयरन से किसकी तरफ जाते हैं, जिंक की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। यानी यहां से जैसे ही मैं इसकी तरफ जाऊंगा, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इंक्रीज हो रहे थे। अब जैसे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, देखो अब मेटल मेटल बॉन्ड ऐसे आके मतलब जुड़ेगा तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हार्डनेस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं कि जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर मेटल मेटल बॉन्ड इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण इनकी हार्डनेस प्रॉपर्टी कहां से कहां तक इंक्रीज होती है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक हार्डनेस प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज होती है। हार्डनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। और जैसे ही हम आयरन से कॉपर तक जाते हैं, देखो ध्यान रखना, कॉपर तक, यहां तक, ये हम कॉपर तक जा रहे हैं अभी, ठीक है। कहां से, आयरन से जैसे ही कॉपर तक जाते हैं, हार्डनेस प्रॉपर्टी घटनी शुरू हो जाती है। क्यों घट रही है, क्योंकि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां से यहां तक इसकी हार्डनेस प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम जिंक के पास में जाएंगे, जैसे ही हम जिंक के पास में जाएंगे, जिंक के पास में क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं डी ऑर्बिटल में, चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में हो या वो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो जिंक है वो बेशक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, हम वैसे ही कहते हैं। तो ये जो मेटल होता है, क्योंकि इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये डी ओवरलैप नहीं करता। यानी डी ओवरलैप नहीं करता, इसके मतलब ये मेटल मेटल बॉन्ड भी नहीं बनाता। और मेटल मेटल अगर ये बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये हार्डनेस प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता। तो जिंक जो होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है भाई। जिंक क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। तो हम देख लेते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। देखो हम लिखेंगे दीज आर हार्ड, मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्टर मेटल्स। ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल वो होता है अगर हम किसी मेटल को ठोक के एक लंबी चादर बना दें, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबल। और डक्टाइल किसे कहा जाता है, अगर मैं किसी मेटल को ठोक पीट के क्या बना दूं, एक लंबी तार बना दूं, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टाइल प्रॉपर्टी। एंड कंडक्टर मतलब किसी मेटल के अंदर से करंट पास हो रहा है, उसे कहा जाता है कंडक्टर मेटल, ठीक है। तो ये कह देंगे हम। फिर हम बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड, कि इनके पास में क्या बना लेते हैं, ये मेटल मेटल बॉन्ड बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कि डी में क्या होते हैं, डी में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, यानी आधे अधूरे भरे हुए होते हैं, उनमें कंप्लीट फिल्ड वो नहीं होते हैं। तो वो जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। फिर बताया है कि जिंक जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है। क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ओवरलैप, कि डी जो ये जिंक है, जिंक के अंदर कोई भी डी ओवरलैप नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सॉफ्ट मेटल होता है। ये है हमारी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि हार्डनेस प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन करें ट्रांजिशन एलिमेंट हार्डनेस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, या स्कैंडियम से जिंक तक जब हम जाते हैं तो हार्डनेस प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। इस तरीके से इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी कि किस तरीके से है। सेकेंड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है स्कैंडियम से जिंक तक, जो कि हमारी 3D सीरीज है। हमें पता है कि स्कैंडियम से जैसे ही हम मैंगनीज की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और आयरन से जैसे ही हम जिंक की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं। और अभी अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में देखा है कि जैसे ही इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा था, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड भी बढ़ रहे थे। तो होता क्या है कि स्कैंडियम से जैसे ही हम क्रोमियम की तरफ जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, केवल क्रोमियम तक। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, स्कैंडियम से जैसे ही हम क्रोमियम तक की तरफ जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है, मेटल मेटल जो बॉन्ड हैं, उनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही हम आयरन से, देखो ये क्या है, इस केस में ये जो मैंगनीज है वो एक्सेप्शनली रहता है भाई, क्योंकि मैंगनीज जो है वो मेटल मेटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। अब ये मैंगनीज पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है, तो हमें पता है। देखो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब जो डी के अंदर कितने हैं, डी के अंदर तो 5 है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1 2 3
4, 5। और जो डी की जो ये हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल फिलिंग होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कही जाती है, या तो हाफ फील्ड वाली कह लो, या मैं इसको कंप्लीट भर देता तो वो क्या होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये तो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को क्यों लूज करेगा मेटल मेटल बॉन्ड बना के। तो यहाँ पे जो ये मैंगनीज होता है ये हाफ फील्ड स्टेबल होने के कारण यहाँ पे डी डी ओवरलैप ये शो ही नहीं करता, और डी डी ओवरलैप ये शो नहीं करता, इसका मतलब नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन रह जाता है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये है एक्सेप्शन। और जैसे ही हम फिर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, देखो आयरन से जैसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, कॉपर तक जाएंगे। आयरन से कॉपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो मेटल मेटल बॉन्ड की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। और इसका तो हमें पता ही है कि ये भी क्या करता है, ये मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनाता, और नहीं बनाने के कारण ही ये क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का पाया जाता है। तो इसका जो ग्राफ होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा। अब जो जितने ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसे मुझे अलग करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी मुझे उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और ये क्या है, ये तो एक्सेप्शन में है, यानी इसका क्या होगा, इससे भी कम होगा और इससे भी कम होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब देखो मेटल मेटल बॉन्ड की संख्या घट रही है तो मेल्टिंग पॉइंट की भी क्या होगी, वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, घटती है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक घट जाती है, और उसकी तो बिल्कुल ही कम होगी क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर का पाया जाता है। तो इसके अगर हम ग्राफ से समझें तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट दर्शा रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ हम एटॉमिक नंबर बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर। अब होता क्या है, देखो पहले आता है स्कैंडियम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये है स्कैंडियम। जैसे ही हम ऊपर की तरफ गए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, कहाँ तक गए, स्कैंडियम से गए हम टाइटेनियम की तरफ, ये हम टाइटेनियम की तरफ आ गए। फिर से हम ऊपर की तरफ गए, ये हम कहाँ की तरफ आ गए, ये वेनेडियम की तरफ आ गए। और फिर हम ऊपर की तरफ गए, ये कहाँ पे आ गए हम, ये आ गए हम क्रोमियम की तरफ। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन फर्दर मैंगनीज आ जाता है जो कि एक्सेप्शन में होता है। तो ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको कम देखने को मिलेगा, ये मैंगनीज आ गया। फिर आयरन आ जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाता है। देखो ये जो घट रहा है यहाँ पे, तो इसको घटा देते हैं। देखो ये जो लाइनिंग बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। आयरन के बाद में क्या होगा, कोबाल्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, निकल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, बिल्कुल जिंक आ जाएगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर आ जाता है। मैंगनीज यहाँ पे एक्सेप्शन शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, और हाफ फील्ड स्टेबल होने के कारण ये डी डी ओवरलैपिंग नहीं करता है। और डी डी ओवरलैपिंग नहीं करता है तो ये मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनाता, और मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनाता तो ये स्ट्रेंथ नहीं बनाता, यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती इसकी, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम देखने को मिलता है आपको क्रोमियम से और आयरन से। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। देखो हम लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड्स। किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनके मेटल मेटल बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आर फॉर्म ड्यू टू डी डी ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड डी डी ओवरलैपिंग। और ये जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड बन रहे हैं किसकी वजह से बनते हैं, क्योंकि डी डी ओवरलैपिंग होती है। हमने अपनी पहली प्रॉपर्टी में भी यही चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट कहता है कि एक्सेप्शनली लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज। एक्सेप्शनली आपको क्या देखने को मिलता है, मैंगनीज का लो मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, इज ड्यू टू पुअर टेंडेंसी ऑफ डीडी ओवरलैप, क्योंकि मैंगनीज यहाँ पे डीडी ओवरलैपिंग की टेंडेंसी नहीं शो करता है। और ये क्यों शो नहीं करता है, क्योंकि इसकी हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो पुअर टेंडेंसी शो करते हैं डीडी ओवरलैपिंग करने के लिए। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शोज पुअर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उतनी ही कम पुअर एक्सटेंट शो करेगा डीडी ओवरलैपिंग करने के लिए। तो इस तरीके से आपने लिखना होता है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि आप 3D सीरीज के अंदर हमें बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करती है 3D सीरीज के अंदर। और एक्सेप्शनली जो ये क्वेश्चन है मैंगनीज का, इसके ऊपर पूछा जाता है कि मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम से और आयरन से लो देखने के लिए क्यों मिलता है।
तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कैसे वेरी करती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। देखो, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इसके द्वारा, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक मोल ऑफ मेटल लैटिस है आपके पास में, और वो जो मेटल का जो कंपाउंड है उसे कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? गैसियस मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाए। उस एनर्जी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक मोल मेटल लैटिस है, एक मोल मेटल लैटिस है हमारे पास में, लैटिस, और उस मेटल लैटिस को हमने कन्वर्ट करना है गैसियस एटम के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस मेटल एटम के अंदर हमने वो कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ डी ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डी ओवरलैपिंग होगी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ डी ओवरलैपिंग अगर बढ़ेगी तो मेटल मेटल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, और मेटल मेटल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? हमें उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको अलग करने के लिए, तभी तो मेटल गैसियस एटम में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो क्या कहता है कि जैसे ही हम यहाँ से क्रोमियम की तरफ जाते हैं या फिर मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जैसे ही हम स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इंक्रीज होते हैं, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। लेकिन आयरन से जैसे ही कॉपर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड घट रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है? देखो, इस यहाँ से देखो, स्कैंडियम से अगर हम इसकी तरफ जाएंगे क्रोमियम की तरफ तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड अगर बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और यहाँ से यहाँ तक अगर मेटल मेटल बॉन्ड घट रहे हैं तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इनकी भी स्ट्रेंथ घट जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेंथ घटेगी, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से स्कैंडियम से क्रोमियम तक एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है वो तो बढ़ती है, लेकिन आयरन से कॉपर तक एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिक्रीज होती है। और ये तो क्या है? ये तो सॉफ्ट मेटल है, यानी इसको एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत ही हमें लो देनी पड़ेगी, बहुत कम मात्रा में देनी पड़ेगी। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन सबसे कम होती है। तो अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम लिखते कैसे हैं। देखो, हम लिखेंगे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म, कि ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस, कि 1 मोल मेटल लैटिस को किस में ट्रांसफर करना है? गैसियस एटम्स के अंदर। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहलाएगी। और ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ के। यानी जितना ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ डी ओवरलैप के, कि जितने ज़्यादा डी ओवरलैप बढ़ेगा तो मेटल मेटल बॉन्ड बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से हमने लिखना होता है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं ये भी हमने साथ साथ लिखनी होती है। इससे हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है और हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं पैरामैग्नेटिक नेचर, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करते हैं। देखो, यहाँ पे 2 रीजन होते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर, वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जो डायामैग्नेटिक नेचर होता है वो होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक बढ़ते हैं। देखो, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जब हम जा रहे थे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कौन सा नेचर बढ़ेगा? पैरामैग्नेटिक नेचर। तो यही रीजन है कि स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते टाइम पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज होता है। और आयरन से देखो जिंक की तरफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर
डिक्रीज होता है। और ये जो जिंक होता है, जिंक, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में या फिर कह लो आप किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी के अंदर, जिसके कारण ये जो जिंक होता है ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है, डायमैग्नेटिक नेचर। तो ये रीजन होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। अब हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ, और वो मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा पूछते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे नोट करके, और वो फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है, एक नंबर में पूछी जाती है कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बताओ, तो आप बताएंगे बोहर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है। और एन यहाँ पे क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+3। जैसे इसी का पूछ लेते हैं कि मैग्नीज +3 का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बताओ। अब हमें पता है मैग्नीज कितने नंबर पे आता है, 25वें नंबर पे आता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो मैग्नीज की, इसकी होगी 3d5 4s2, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और मैग्नीज +3 के लिए क्या होगी इसकी, देखो अब देखो यहाँ पे आर्गन होता है भाई, ठीक है, उसे लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्नीज +3 के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, देखो +3 के लिए इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 2 तो यहाँ से चले जाएगा और 1 यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे डी के अंदर कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो ये बच गए 3d4, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, लगभग पूरे में तो 10 आते हैं, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू है 4। तो ये 4 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो कर दो यहाँ पे पुट, देखो अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल जाएगा, अंडर रूट n की जगह पे हम 4 पुट कर देते हैं, तो 4 × 4 + 2, ये क्या हो गया, 4 और 2 6, 6 चौके 24, तो म्यू एस आपका आ गया अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। और इन सारी बातों को कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे ऑलमोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लगभग जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हैव पैरामैग्नेटिक नेचर। उनके पास में कौन सा नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। क्यों होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल के पास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए लगभग ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी 5th फिजिकल प्रॉपर्टीज को। 5th फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो जनरल वे में हमें पता होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, और जब हम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर वे में वो डिक्रीज हो या फिर रेगुलर वे में वो इंक्रीज हो। इनका पैटर्न जो चलता है वो इरेगुलर वे में चलता है। हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही हम स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जैसे ही हम जाते हैं हमको एटॉमिक साइज घटता हुआ दिखाई देता है, एटॉमिक साइज घटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम मैंगनीज से कॉपर की तरफ जाते हैं, मैंगनीज से कॉपर की तरफ जाते हैं हमको एटॉमिक साइज सेम देखने को मिलता है, एटॉमिक साइज सेम देखने को मिलता है। और जैसे ही हम जिंक की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज एकदम से इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है हमें, और जिंक का साइज हमें क्या दिखाई देगा, एकदम से एटॉमिक साइज जो है उसका वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो वेरिएशन ये जो चल रहा है, ये जो चेंजमेंट चल रहा है एटॉमिक साइज को लेकर, आखिर ये क्यों हो रहा है ना। तो हम देखते हैं, देखो हमने इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी 3D सीरीज की, या फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो हमने क्या पढ़ी थी, n-1, और डी के अंदर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ns2 आते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। और हम ये जो बात कर रहे हैं वो 3D सीरीज की कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि
यहाँ पे जो इसकी सीरीज बनेगी वो 3D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s के अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, है ना। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये है हमारे पास में इनकी ऑर्बिट्स। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये वाली ऑर्बिट मैं मान लेता हूँ कि ये है 3D और ये है 4s ऑर्बिट। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो इसमें D1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर हो रहे हैं, D सब सेल के अंदर एंटर को हो रहे हैं। और 4s के अंदर सभी में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। लेकिन D के अंदर बारी बारी से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे ही इसकी तरफ हम चलते हैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक, यहाँ तक जैसे ही हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब सेल में एंटर कर रहे हैं, D सब सेल में एंटर कर रहे हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज भी बढ़ेगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर अगर चार्ज बढ़ेगा तो ये जो बाहर में जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्हें अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसमें न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ने लगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ने लगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो आपको घटता हुआ दिखाई देता है। क्यों घटता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे बढ़ने लगा, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे साइज घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्दर जैसे ही हम मैंगनीज से कॉपर की तरफ जाते हैं हमें एटॉमिक साइज सेम देखने को मिलता है। तो इसका क्या रीजन है, देखो इसका रीजन क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहे थे वो तो डी सब सेल के अंदर ही एंटर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए तो न्यूक्लियस का तो वही है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस इन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी अपनी तरफ खींचता है। इस तरीके से खींच तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रहा है। तो यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3D इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या शो करते हैं, यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। अब देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है सील्ड, यानी वो आगे क्या एक सील्ड प्रोवाइड करते हैं। सील्ड मतलब एक जो कवच नहीं होता है उस तरीके से। तो ये जो सील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं वो किसके लिए शो करेंगे, इन वाले 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो अब जो ये न्यूक्लियस की तरफ ये आ रहे हैं, डी वाले भी आ रहे हैं, 4s वाले भी आ रहे हैं, तो ये जो 3D और 4s वाले इलेक्ट्रॉन होंगे इन दोनों के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। देखो ये 3D वाले हैं, ये 4s वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर साथ में आएंगे तो उनमें रिपल्सन क्रिएट होगा, और रिपल्सन क्रिएट होने की वजह से इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, यानी काउंटर बैलेंस। जितना चार्ज ये इसके ऊपर लगा पा रहा है ये उतना ही चार्ज इनको दूर मतलब फेंकने के लिए लगा देता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस समता के साथ में इस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी क्या हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, और रिपल्सन क्रिएट होने के कारण ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो आप ये जो साइज यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, इसका रीजन क्या होता है, आप लिखेंगे ड्यू टू काउंटर बैलेंसिंग द न्यूक्लियर चार्ज of by shielding effect of d ऑर्बिटल, कि जो d ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहे थे तो 4s वाले भी आ रहे थे, तो 3D और 4s वालों में क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाते हैं, वो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। और यही रीजन है कि इनका एटॉमिक साइज हमें क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ जाते हैं, जिंक की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन अब फिर से इसमें ऐड हो रहे हैं, तो अब इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका शिल्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। अब न्यूक्लियर चार्ज से इनका शिल्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये रिपल्सन करके इनको और दूर की तरफ फेंक देगा, है ना, और ज्यादा रिपल्सन कर देगा 4s वाले इलेक्ट्रॉन में, और जितना ज्यादा रिपल्सन कर देगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो हमें साइज क्या देखने को मिलता है, बढ़ता हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्यू टू
ओवरक्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कि डी ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाती हैं, ये जो डी में क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उनका क्या हो जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे कि ओवरक्राउडिंग की वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो थी हमारी 3D सीरीज की बातें कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किस तरीके से वेरी करती हैं। और जनरल वे में हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन रेगुलरली नहीं होता है, रेगुलरली नहीं चलता। जैसे कि हमने अभी बताया, पहले घटता है, फिर सेम रहता है और फिर एकदम से बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तब क्या होता है। देखो, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो 3D से फिर कहाँ जाएंगे, 4D में जाएंगे, और 4D से फिर कहाँ जाएंगे, 5D में जाएंगे। तो 3D से जब 4D में जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम यही पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो 3D से 4D जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्यों बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो। देखो 3D से एकदम 4D में जाएंगे तो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे ही, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम 4D से 5D की तरफ जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, 4D से 5D की तरफ जाते समय एटॉमिक साइज क्या रहता है, सेम रहता है। एटॉमिक साइज सेम रहता है। अब ये सेम क्यों रहता है, ये सेम रहता है क्योंकि 5D सीरीज में जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेंथेनम और हॉफनियम। लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। ये 14 एलिमेंट जो लेंथेनॉइड हैं वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। फिलहाल आप ये समझें कि एलिमेंट्स का सिकुड़ना, उनके साइज का सिकुड़ना क्या कहलाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज सेम रहने का कारण है कि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप बताएंगे एटॉमिक साइज सेम क्यों है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या रहता है, एटॉमिक साइज सेम रहता है। और यही कारण है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट होते हैं जिरकोनियम और हॉफनियम, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो उसका रीजन भी यही है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो सेम होता है, जिसके कारण हम उनमें पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा जिरकोनियम है और कौन सा हॉफनियम है। तो हम यहाँ पे एक नोट करके एक बात लिखवा देते हैं कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम exist together due to lengthenoid contraction। तो ये है आपकी 5th फिजिकल प्रॉपर्टी और ये HBSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे वेरी करते हैं 3D सीरीज के अंदर एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, क्यों आखिर जिरकोनियम और हॉफनियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी हमारी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेकर। हमारी और जो बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।